नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी आज कोटपुतली पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर भजनलाल सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने इसे सुशासन, विकास और विश्वास का काल बताते हुए कहा कि सरकार ने 70% संकल्प 2 वर्षों में पूरे किए हैं। देखिए हमारे संवाददाता बिल्लू राम सैनी की रिपोर्ट। सरकार के 2 वर्षों कालखंड में कह सकता हूँ कि पारदर्शी सरकार, जिम्मेदार सरकार, जवाबदेही सरकार के नाते पूरे 2 साल का कालखंड इस सरकार ने पूरा किया है। इन 2 वर्षों में जहाँ एक तरफ पूरी पार्टी ने जिन संकल्पों को लेकर के पार्टी ने काम शुरू किया था, उनमें से लगभग 70% संकल्पों को पूरा करने का काम किया। कुछ ऐसे बड़े विषय थे जो पिछले कांग्रेस के शासन में बिल्कुल सामने खड़े थे, जिनके समाधान की इच्छा राजस्थान की जनता करती थी, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और विषयों की प्राथमिकता नहीं होने के कारण उन विषयों के ऊपर केवल राजनीति होती रही, विषय नहीं बढ़े। इन विषयों को भी समाधान और कुछ आगे बढ़ाने का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में किया है। मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ऐसे इसको लें तो 5 क्षेत्रों में काफ़ी काम हुआ। पानी का विषय है जिसमें ERCP का विषय लगातार कई वर्षों से था। मुझे ध्यान है कि 17 के आसपास वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ERC के प्रोजेक्ट को जारी किया था। तुरंत सरकार 18 में कांग्रेस की बनी और पूरे 5 साल तक उसके ऊपर राजनीति होती रही। यहाँ तक कि केंद्र के उस समय के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री जी और उस समय के जलदाय मंत्री, उन्होंने आग्रह किया कि आप स्वयं जयपुर आ जाएँ तो बैठ कर के बात कर सकते हैं। जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचे तो मंत्री और यहाँ तक के अधिकारी तक नदारद रहे, मतलब प्राथमिकता प्रकट करती थी। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ लेने के 1 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार के साथ केंद्र के सहयोग से एक समझौता पत्र किया, उसकी DPR जारी हुई और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। लगातार इसे कह सकता हूँ कि पूर्वी राजस्थान के ऐसे 17 जिले इसके कारण पीने का पानी और सिंचाई का पानी दोनों की उपलब्धता इसके माध्यम से हो पाई। आज़ादी के बाद से पश्चिमी राजस्थान के शेखावाटी के 3 जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन तीनों जिलों के ऊपर यमुना जल के समझौते को लेकर के बार बार राजनीति हुई। हर चुनाव से पहले घोषणा होती थी, लेकिन किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई। भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही दिसंबर 15 को शपथ ली और जनवरी के आखिर में यमुना जल के ऊपर भी हरियाणा सरकार के साथ केंद्र सरकार की मध्यस्थता में समझौता किया, जिसकी DPR बन रही है और जल्दी उसका काम भी शुरू होगा। इसके साथ साथ चाहे वो गंगानहर का विषय होगा, जंगल का विषय होगा, या ऐसे कुछ जो पानी के जहाँ विषय थे, उन सब विषयों के ऊपर समाधान भी किया और काम बढ़ाने का काम किया। आज बिजली के विषय को लेकर के जहाँ हमारी जितनी उपलब्धता पहले उत्पादकता थी, उससे लगभग दुगनी उत्पादकता के ऊपर आज राजस्थान खड़ा है। और अब लगता है ऐसा है कि सौर के ऊपर कई नई परियोजनाओं का चालू होना, बिजली के क्षेत्र में कई नए समझौतों को करना, जो जमीन 26 के आसपास आखिर तक ज़मीन पर आएंगे और जितनी उत्पादकता हमारी है उससे लगभग दुगनी से अधिक होगी, तो 3000 के आसपास से बढ़कर के 7000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। इससे लगता है कि हम अब राजस्थान किसी के ऊपर नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। और ये जो किसानों के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया बिजली का, मुझे लगता है कि किसान भी अब फसल के साथ साथ बिजली का उत्पादन, बिजली का बेचान भी कर पाएगा, उपलब्धता। अभी एक और स्थिति है कि आप सब जानते हैं कि लगातार एक मांग थी कि किसानों को पानी देने के लिए दिन में बिजली देनी चाहिए। वो लंबे समय से मांग चल रही थी। पहली बार भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 जिले ऐसे हो गए जहां हम दिन में बिजली दे पा रहे हैं। बाकी जिलों में भी काम चल रहा है, जल्दी राजस्थान के सभी जिलों में दिन में बिजली देने की स्थिति आ जाएगी और पूरी तरह से हम उसको कर पाएंगे। एक युवाओं के साथ बड़ा संकट था, लगातार बातें तो बहुत हुई, लेकिन युवाओं को आप पिछली सरकार ने जितनी परीक्षा की, 17 परीक्षाएं, 17 की 17 परीक्षाएं लीक हुई, रद्द करनी पड़ी। बार बार ऐसा लगता था कि कहीं सरकार के लोगों की संलिप्तता है, इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वर्तमान सरकार ने जहां पिछली चाहे SI की परीक्षा होगी, चाहे नीट की परीक्षा होगी, SI की परीक्षा होगी, उन सब परीक्षाओं को, रद्द परीक्षाओं को कराने का काम भी किया। उस समय के जो गुनाहगार थे, जिम्मेदार थे, उन सब के ऊपर सख्त कार्रवाई की। लगभग 200 के आसपास लोग हर स्तर के इसमें गिरफ्तार हुए। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, कुछ RPSC के मेंबर हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। एक तरफ जहां कार्रवाई की,
वहीं दूसरी तरफ पूरे पारदर्शी तरीके से जितनी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं उन सब परीक्षाओं को सरकार सफलतापूर्वक कर पाई, परिणाम भी निकले और लोगों ने उसके आधार पर नौकरी भी ज्वाइन करने का काम किया। एक जो बड़ी चीज़ इस बार की सरकार की युवाओं के नाते से सरकार, मैं कह सकता हूँ कि शायद पहली सरकार है जिसने वर्ष भर का कैलेंडर अपना जारी किया नौकरियों के संबंध में, किस दिन विज्ञापन निकलेगा, किस दिन हमारी नौकरियों का परीक्षा होगी, किस दिन इंटरव्यू होंगे और किस दिन हम नौकरी का नियुक्ति पत्र देंगे। इसको भी पूरी सक्सेसफुली सरकार खड़ा कर पाई। जनवरी में मुझे विश्वास है कि अगले साल का 26 का कैलेंडर भी सरकार अपना जारी करेगी। इस सब में से 90,000 के आसपास जो है, लगभग 1 लाख के आसपास नौकरियां अभी जब तक पूरा होगा, ये पूरा 15 दिन का काफिला, इसमें और 10-15 हज़ार नौकरियां निकलेंगी। 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की स्थिति, सरकारी नौकरी की स्थिति सरकार की देने की, बनने की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति जिस प्रकार की पिछली सरकार में थी उसको लगातार नियंत्रित करते हुए क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये बीजेपी का नहीं, जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है जो पिछली कांग्रेस सरकार के समय की और आज की को देखते हैं तो लगातार ध्यान में आता है कई मामलों में काफ़ी सफलता के साथ इसको करते हुए, प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज कई चीज़ों में आंकड़ा काफ़ी सुधरा स्थिति निकलने की आ पाई है। इसी तरह सड़कों में भी लगातार पिछली सरकार की तुलना में काफ़ी बड़ा आंकड़ा आगे पहुंचा है। इसमें सड़कों के ऊपर काम शुरू किया है। हर क्षेत्र में आज काम करते हुए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करते हुए विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी भी मुझे लगता है कि 15 दिन का कार्यक्रम हमने दिया है, 10 तारीख से 25 तारीख तक। कल से परसों मुख्यमंत्री जी ने सारे 200 जिलों में सरकार के विकास के रथों को जिनकी जानकारी जनता से दी उनको रवाना करने का काम किया है। 25 तक सब जगह घूमेंगे। कल से जिलों में भी शुरू हो गए, प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं। एक एक पंचायत, एक एक वार्ड को हम टच करें, सरकार के विषयों को लेकर के जाएं। हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में जिस मतदाता ने चुना है उसके प्रति जिम्मेदारी, जवाबदेही, इसको लेते हुए सरकार ने कहा हम प्रतिवर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे, उनकी अपेक्षाओं को हम नोट करेंगे। अपेक्षाओं को नोट करने के बाद उनका भी एक रोड मैप बना करके प्राथमिकता के साथ समाधान कर सके, इसको करने का काम हुआ। इस दौर में अलग अलग जगह मुख्यमंत्री के जो जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं 4 जातियां हैं, वो किसान है, महिला है, श्रमिक है और युवा। इन चारों के सम्मेलन प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर होंगे जहाँ मुख्यमंत्री जी सरकार की तरफ से घोषणाएं भी करेंगे और इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से भी सरकार की कई योजनाओं की जानकारी और कई लाभ की चीज़ें भी उसमें घोषित होने का काम होगा इस दौर में। मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई विषय हो? सर, द्वारा लिस्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसके अंदर आपकी सरकार के भी एक विधायक हैं, वो भी कमीशनखोरी के आरोप लगे हैं, उस पर क्या? देखिए, हम जवाबदेह पार्टी भी और सरकार भी स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, ऐसे सब विषय जो भी आज उठने हैं उसको निश्चित रूप से सरकार भी और संगठन अपना कॉग्निज देगा, लेते हुए इसकी निष्पक्षता की जांच भी पूरी तरह करने बुनियादी ढांचे की भारी कमी है और इसके साथ साथ कार्यालय संबंधी समस्याएं भी हैं और इसकी व्यवस्थाओं में भी काफ़ी कमी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा इसके लिए कितना अतिरिक्त बजट दिया जाएगा और कब तक दिया जाएगा? पहली बात तो आप जानते हैं कि इसमें पिछली सरकार ने भागते भागते राजस्थान में जिलों की घोषणा की थी। उनको भी आने के बाद सरकार ने दोबारा संतुलित करते हुए जिलों की घोषणा की है। इस काम को लगभग साल भर हुआ। पूरे चीज़ को फंड एलोकेट करके धीरे धीरे जमीन करना और बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें टाइम लगेगा। जहाँ तक राजस्थान वित्त कमीशन का बात है, उसकी मैं एक बड़ी स्पष्ट आपको जानकारी होगा। वित्त आयोग इस तरह सरकार के भवनों के लिए पैसे नहीं देते, पंचायत और निकाय इनके लिए पैसे सरकार को अपनी अनुशंसा करता है। उस अनुशंसा के आधार पर राजस्थान वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार फंड एलोकेट। पंचायतों और बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? एक मैं आपको क्लियर करूँ, 1 अगस्त को राजस्थान वित्त आयोग बना और शायद अब तक का रिकॉर्ड समय में 2 सितंबर को पहली अंतरिम रिपोर्ट हमें, और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर एडॉक ग्रांट सब निकायों को, पंचायतों को सरकार जारी करती थी। नियम ऐसा है कि जो रिपोर्ट जाती है वो राज्यपाल महोदय को सबमिट की जाती है, राज्यपाल महोदय से विधानसभा को जाती है, उसके बाद पूरी अनुशंसा निकलती है। अभी एडॉक ग्रांट गई है, अभी विधानसभा में रिपोर्ट आएगी। इसमें जितनी भी हमारी अनुशंसा है उस अनुशंसा के आधार पर पैसा जाए। डबल इंजन मैंने इसलिए कहा तुलना करेंगे 5 साल के कालखंड में उसमें, तो निश्चित रूप से इन सब के ऊपर अंकुश लगाए। जो आंकड़े बताते हैं हर क्षेत्र के उसके ऊपर अंकुश लगाए। उसी क्षेत्र में विवाद में अब प्रभावी कार्रवाई हो रही है। कोई व्यक्ति इसलिए नहीं है कि अब सरकार ऐसी है जो हमारे हर चीज़ों पर पर्दा डालेगी, ऐसी सरकार नहीं है। अब कार्रवाई करने वाली सरकार है, इसलिए कार्रवाई की जाए। सर, अभी निर्माण कार्यों पर जो रेट बढ़ाई गई है रजिस्ट्री की 1100 से 1800 रुपये कर दी, तो क्या ये आम जनता के लिए घातक नहीं है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। सरकार ने संतुलन करते हुए हम
आज जनता के हित में ही निर्णय कर रहे हैं, इसलिए जो आएगा वो जनता के हित में काम जनता करके की तो जाएगा। जेब कट रही है। भाई साहब, आपका प्रश्न हो गया, जवाब तो मुझे देना। जी। अगर अपन दोनों बोलते रहेंगे तो सब जवाब विषय को फिर भी इस सब में लेते हुए अभी आपको जाना है कि रजिस्ट्री के ऊपर एक विषय सरकार का आया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर की लैंड है उसके ऊपर तुरंत लोगों ने उनको कहा कि हमारी इच्छा नहीं है, तो सरकार ने उस विषय के ऊपर तुरंत होल्ड करने का काम किया है। ये पारदर्शी सरकार है, जनहितैषी सरकार है। ऐसा कोई विषय आता है उसमें लगता है कि जनता के ऊपर वजन है तो उसको रोकने का काम करती है। अभी बिजली के लिए भी टैरिफ में बढ़ोतरी का काम अथॉरिटी ने किया था। राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से अनुदान बढ़ा करके उस टैरिफ को नहीं बढ़ाया जाए, इस पर रोक लगाने का काम किया, जनता के हित में सोचते हैं। लेकिन सर स्टाम्प ड्यूटी पे तो अनुदान अलग से लिया जा रहा है सर, ये क्या कारण है? और पिछली सरकार में भी बात उठी थी, इस बार में भी उसको लेकर एक्स्ट्रा सरचार्ज दिया जा रहा है। एक आम आदमी उसका एक्स्ट्रा बहुत जिसका ज़्यादा दिया जिसका उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कोई भी सर मेरे को तो आप दीजिए, मैं जांच करूंगा उसकी। सर पूरे प्रदेश में हो रहा है सर, ये तो आप जो आप भी तो स्टाम्प बिना ड्यूटी रसीद है- के जी। मेरी बात। बिना रसीद के सरकार कोई भी पैसा लेती है, उसके रसीद। आप कह रहे हैं कि बिना रसीद को कोई पैसा लिया जा रहा है, तो मुझे उसको दीजिए। तो सर मैं आपसे वही तो निवेदन कर रहा हूँ, स्टाम्प की कीमत है 50 रुपये, उस पर 10 रुपये अतिरिक्त सरचार्ज लिया जा रहा है, उसका कहीं कोई वो नहीं है। सरचार्ज का भी बिल होता है अपना, जब आप स्टाम्प ड्यूटी कस्टमर को तो नहीं मिला सर वो। मेरा सबको कहीं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।